नमस्कार। कारोबार करने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि एमएसएमईज भी उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएं और कदम बढ़ाएं। एसएमई एक्सप्रेस में हम आगरा और फरीदाबाद के बाद आज मौजूद हैं पिंक सिटी जयपुर में। यहां पर हम लेटेस्ट ट्रेंड्स को समझेंगे और नए मौकों के लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं इसका हम जायजा लेंगे। आज के सेशन में हमें कई खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। आई एम हैप्पी टू वेलकम सुजाराम मीलसा, पैट्रन 40। सर धन्यवाद हमें कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए, शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं एनके चौधरी साहब, सीएमडी जयपुर रक्स। थैंक यू सर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अजय डाटा, चेयर फिकी कमेटी ऑन मल्टीलिंगुअल इंटरनेट एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। डॉक्टर अजय डाटा आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया। आइए बातचीत के सिलसिले को अब हम सीधे शुरू करते हैं। शुरुआत मील साहब आपसे हम करना चाहेंगे। सर ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है इसमें किस तरह के ट्रेंड्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? एमएसएमई इंडस्ट्री किस तरह से इस तरफ कदम बढ़ा रही है और खासकर जो माइक्रो उद्यमी हैं जिनकी एमएसएमई स्पेस में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, उन लोगों को किस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि वो भी आगे बढ़ सकें और पीछे ना रह जाएं? एक्चुअली में जो एमएसएमई हमारे राजस्थान के सिनेरियो से देखें तो गाँव के अंदर बहुत छोटे छोटे उद्योग हैं, वहाँ पे अभी लैक है इस चीज़ का। अगर इन चीज़ों को गाँव में जैसे दूध लेके आते हैं, हरा चारा ये लेके आते हैं, या इस तरह के जैसे अब हमारी गवर्नमेंट ने नया गाय के गोबर को खरीदने का भी वो प्लान किया था, तो उनको जो उन लोगों से खरीदने के लिए जो प्लान करेंगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर गाँव तक इसको ले जाना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग गाँव से बढ़ेगी तो इंडस्ट्री को डेफिनेटली इसकी सपोर्ट मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी चौधरी जी, जिस तरह से आप लोकल लेवल पर काफ़ी काम करते हैं, इनफैक्ट 600 प्लस विलेजेस के साथ आप कनेक्ट रहे हैं और वहाँ पर बड़ी संख्या में जो होम बेस्ड आर्टिजन्स हैं उनके लिए आप संभावनाएं ओपन अप करते हैं और कई सालों से करते आए हैं। तो आप हमें बताएं, उसमें बड़ी संख्या में हम देखते हैं महिलाएं भी हैं, तो ये किस तरह का अनुभव रहा है? इस दौर में तरीके जो हैं कारोबार के जब बदल रहे हैं तो आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपका आंकलन क्या कहता है? देखिए, जब से मैंने 45 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया था तो एक विजन था कि जो ग्रास रूट के जो आर्टिजन हैं उनकी क्रिएटिव कैपेबिलिटी को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना, एंड कंज्यूमर से जोड़ना। लेकिन तब न मोबाइल थे न टेक्नोलॉजी थी, तो उनको जोड़ना बड़ा मुश्किल था। और आज के टाइम जो हमारे आर्टिजन हैं उनकी कहानी को, उनकी स्टोरी को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना और एंड कंज्यूमर तक उनकी कहानी को पहुंचाना, उसे आज इतनी सारी अपॉर्चुनिटी खुली है कि को क्रिएशन शुरू हो गया, बहुत तरह के इनोवेशन शुरू हो गए और जो आर्टिजन है उनकी एक ग्लोबल पहचान पूरे दुनिया में बनती जा रही है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से ग्लोबल बायर्स उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ आप शेयर कर सकते हैं? मतलब कैसे नए रीजन्स तक वो पहुंच पा रहे हैं जो शायद पहले पहुंचना संभव नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी कुछ बहुत तेज़ी से बदल रही है। देखिए, जो एंड कंज्यूमर को क्या चाहिए और इधर जो आर्टिजन है उसकी स्किल्स हो गई, तो आज ये इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से दोनों को जोड़ना बड़ा संभव हो गया। आज एक जो आर्टिजन है जो हाथ से काम करता है वो देख सकता है कि मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ मेरे कॉम्पिटिटर कौन है, ग्लोबल मार्केट में इसकी कितनी मांग है और कस्टमर को क्या चाहिए, और कस्टमर भी चूज कर सकता है कि मुझे किस आर्टिजन का, किस स्किल्स का मुझे माल खरीदना है। जी, तो हम देख रहे हैं ये तो जिस तरह से बात हुई कुछ ग्रास रूट लेवल की, लेकिन एमएसएमई पूरा अगर हम इकोसिस्टम देखें ये इकोनॉमी की बैकबोन है और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जॉब एम्प्लॉयमेंट के साथ। हम देख रहे हैं जनरेशन में भी, और साथ साथ आगे जो नई संभावनाएं आ रहे हैं उसमें इनकी भूमिका खास रहने वाली है। अजय जी, आप ये बता सकें तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो और इस तरफ कदम बढ़ाना चाह रहे हैं तो किस तरह की उन्हें पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी भी अगर बदलती है तो वो रेलिवेंट रहें और एक रणनीति ऐसे बनाएं कि सही दिशा में आगे बढ़ सके? Right path is technology is your best friend. Technology is the important tool to adopt. जब आप अडॉप्ट करते हो, सोचते हो कि मुझे इसको अडॉप्ट करना है, तो उससे डिजिटल प्रेजेंस आती है। डिजिटल प्रेजेंस पेमेंट में ही नहीं, इंटरनेट पे भी आती है। टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करते हो तो स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, सिक्योरिटी से रिलेटेड आप पैरामीटर्स लेते हो तो आप प्रोटेक्ट करते हो अपने आप को कि मेरे साथ में कोई गलत काम नहीं हो पाएगा।
ये सब बेनिफिट्स एक एमएसएमई को मिलते हैं, और हर एमएसएमई को जो भी आपके माध्यम से सुन रहे हैं ये सोचना चाहिए कि बिना टेक्नोलॉजी के वो बिजनेस एग्जिस्ट नहीं रहेंगे। मैं आपके तरफ से एक ही बात कहना चाहता हूं कि दो ही तरह के फ्यूचर में बिजनेस होंगे सिर्फ, या तो टेक्नोलॉजी के या टेक्नोलॉजी अनेबल्ड बिजनेसेस। सो आप अपने आप को टेक्नोलॉजी अनेबल्ड कर लीजिए, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो। जैसे कहते हैं टेक्नोलॉजी शायद एंटरप्रेन्योर्स को रिप्लेस नहीं करेगी, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर्स जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे वो उन एंटरप्रेन्योर्स को पीछे छोड़ देंगे जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करते हैं। एब्सोल्युटली। तो आप ये बता सकें, हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी जैसे कई नई संभावनाएं ओपन अप कर रही है और उद्यमियों के समक्ष सबसे बड़ा चैलेंज रहता है फाइनेंस, मतलब समय पर मिले, एडुकेटली मिले, रीजनेबल रेट्स पर मिले, फॉर्मल चैनल से वो कनेक्ट हो पाए, नहीं तो वो हम देखते हैं हाई रेट्स पर लेते हैं। इसमें जिस तरह से अब वो उद्यमी मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं और जो डेटा उसमें जनरेट हो रहा है, तो जी ये बताइए उसके ज़रिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से कैसे उसमें सपोर्ट किया जा सकता है और सपोर्ट हो रहा है। देखिए, फिनटेक को आप बीच में ला सकते हैं इसमें। आज मेरी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर ऑनलाइन हैं और मेरी पेमेंट्स ऑनलाइन हैं, वो डेटा बहुत आसानी से एक्सपोज किया जा सकता है टू द लेंडर and you can immediately get the money. Speed at which you can get the money today, अगर आपके systems सही हैं, is unbelievable and at the cheapest cost. ये संभव है अगर हम टेक्नोलॉजी और फिनटेक को साथ जोड़ दें, टेक्नोलॉजी अनेबल करें अपने बिजनेस में और फिनटेक के साथ जुड़ जाएं, बैंक की टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाएं, लैंडर की टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाएं। ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिजनेस को पैसा चाहिए होता है, किसी भी सेक्टर में हो। पैसा अगर आपको सही रेट पर सही समय पे मिल जाए, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। और इंफॉर्मेशन आपके पास सही ऑलरेडी है बिजनेस में, एंड इंफॉर्मेशन एंड मनी इज द मैजिक इन एनी बिजनेस। जैसे कोलैटरल बेस्ड फंडिंग रहती थी, अब दौर बदल रहा है, अब बैंक्स भी कैश फ्लो लेंडिंग पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, नए नए मॉडल्स डेवलप हो रहे हैं। तो मील साहब, आप हमें बताइए, जब हम नए दौर की बात कर रहे हैं तो इसमें एक ई कॉमर्स काफ़ी नई संभावनाएं खोल रहा है, ये लोकल से ग्लोबल चेन में, इसमें किस तरह से यहाँ उद्यमी आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि उसके माध्यम से डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो रही हैं। मतलब मार्केट इतना बड़ा है कि आप कहीं तक भी पहुंच सकते हैं, न्यूअर रीजन्स, न्यूअर मार्केट्स में। आज भी हमारा भारतवर्ष गांव में ही रहता है। गांव के बिना हमारा कुछ नहीं होगा। ई कॉमर्स ले लो, डिजिटल मार्केटिंग ले लो, कुछ भी ले लो, हम गांव से भी करते हैं, शहर से भी करते हैं। लेकिन ये जो ई कॉमर्स की बात जब तक गांव में नहीं जाएगी, लास्ट पर्सन तक नहीं जाएगी, तब तक हम मोदी जी का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। वो ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी हर आदमी को खेत में भी मिले और वो मजदूर काम कर रहा है उसको भी मिले। तो वहां तक के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। हम आपके पास आते हैं चौधरी साहब, ये बताइए तो फिर जो नया दौर है इसमें फिर किस तरह से आप ये वीवर्स को, आर्टिजन्स को, उनके स्किल्स को अपग्रेड करने पर काम कर रहे हैं? स्किल्स में कैसे रीस्किलिंग पर उनको कैसे नए दौर के लिए तैयार कर रहे हैं? देखिए, आर्टिजन की जो स्किल डेवलपमेंट करनी है, या इंडस्ट्री में पुराने आर्टिजन काम छोड़ते जा रहे हैं, और क्या उनकी अगली जनरेशन आना चाह रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो हम उसके लिए देखिए, उसमें दो सबसे बड़ी चीज़ है। पहली चीज़ है डिग्निटी, कि एक जो हाथ से काम करने वाला जो कारीगर है उसको उसके काम की डिग्निटी मिले, उसको एप्रिसिएशन मिले कि वो एक प्रोडक्ट नहीं है, उसने अपने हार्ट एंड सोल को उसमें डाला है। और दूसरी उसकी इनकम ऐसी हो कि उसका बेटा जो शहर में जो कमा रहा है उससे ज़्यादा वो अपने घर पे बैठ के कमाए। तो डिग्निटी और इनकम पे काम करने से ना, हम जो ताज़ा जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अजय जी, आपके पास आए उससे पहले चौधरी साहब, आप ये भी हमें बताइए, आप एक्सपोर्ट जिस तरह से हम देख रहे हैं मार्केट में कनेक्ट करते रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में भी आपने जो कदम रखे थे उसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? इस समय एक्सपोर्ट बाजार में अनिश्चितताएं भी हैं, कई तरह की अनसर्टेनिटीज़ हैं, घरेलू मार्केट का जो अपने एक स्ट्रेंथ रही, आप किस तरह से आगे इसको लेकर किस तरह की लर्निंग्स भी रही हैं जो आप उद्यमियों के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जब से मैंने इस धंधे को शुरू किया था, मैंने आज तक केवल एक्सपोर्ट ही किया है। 7-8 साल पहले हमने सोचा कि इंडिया में शुरू करें, तो हमें ऐसा एक परसेप्शन था कि शायद इंडिया में कारपेट नहीं बिकेगा, महंगा होता है, या इंडिया में मतलब इसको कोई समझेगा नहीं। लेकिन जब हमने हमारे जो रिटेल शोरूम खोले तो हमने देखा है कि इतना अच्छा लग्जरी मार्केट डेवलप हो चुका है इंडिया का,
कि ऑक्सफोर्ड से भी ज़्यादा मांग डोमेस्टिक मार्केट में है। तो एआई में जो डेटा ड्रिवन जो डिसीजंस हैं वो काफ़ी उसमें हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि कई पहलुओं पर हो सकता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप बताइए, जो अलग अलग जगहों से जो डेटा जनरेट हो रहा है वो कैसे पूरा ये जो परिदृश्य, जो पूरा सिनेरियो बदल रहा है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको एआई आप बोल रहे हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमको इस देखना होगा कि नाउ जो पहले कभी भी नहीं था कि कंप्यूटर्स कैन थिंक, यही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर आप सोचिए कि मशीन सोचने लग जाए तो आपकी जो ह्यूमन पावर है वो थोड़ी उसमें भी आ गई है। तो अब आप उसको काम दे सकते हैं, सोचने का काम देते हैं, तो आपको 5 साल का प्रेडिक्शन एनालिसिस करना है डेटा का। आपका उसके पास सिर्फ डेटा का एक्सेस ऑलरेडी है, तो आपको डेटा देना नहीं है। डेटा का एक्सेस लेगा, आपको इट कैन प्रिडिक्ट, इट कैन गिव यू अ ट्रेंड, इट कैन गाइड यू, इट कैन डू द डेटा एनालिसिस मच मोर फास्टर एंड गिव यू द डायरेक्ट आंसर रादर देन यू डिसाइड योर आंसर। तो एआई अगर आपने नहीं सीखा, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, आपको प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट करने के लिए ये टूल यूज़ करना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होगा, जो अभी दोनों को पैनलिस्ट भी बोल रहे थे, उसके अंदर भी एआई का रोल जो है बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा। हमारे साथ अब शहर के कुछ खास उद्यमी मौजूद हैं, आइए उनका रुख करते हैं और जानते हैं वो क्या अपने व्यूज शेयर करना चाह रहे हैं। जी, आप बताइए। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, अवेयरनेस है, बट एक ये है कि स्पेशली कोविड के बाद बहुत वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे आई हैं, बट हमको अवेयरनेस नहीं है। तो ऐसी स्कीम्स लॉन्च करें, ऐसी सेल्स बनाएं जहाँ से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं हम उनको समझ सकें और उनका फ़ायदा उठा सकें। ये नेशनल इनकम में एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है एसएमईज। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें इनोवेशन का सहारा लेना पड़ेगा और एसएमईज को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बैरियर्स हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर बैरियर्स हटेंगे, हमारी जो अड़चनें हटेंगी, तभी एक प्रॉपर कनेक्शन बन पाएगा। तो जैसा कि जेड स्कीम भी अभी उसकी अप्रूवल मिल चुका है, जेड स्कीम को भी। तो मेरी बस गुजारिश है कि इनोवेशन को थोड़ा बढ़ावा दें। आज की डेट में अगर उद्योगों की कोई रीढ़ की हड्डी है तो मजदूर है, क्योंकि बिना मजदूर के आप कोई भी उद्योग नहीं चला सकते। इसलिए सरकार को जो मनरेगा में लोगों को एक इन्होंने डाल रखा है, उनको उद्योगों से अटैच करें, जिससे कि उद्योगों की सबसे बड़ी जो समस्या है उसका निदान होगा। मेरा सुझाव है कि जो सरकार योजनाएं रन करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करना चाहिए। जो सब्सिडीज़ है जिसे एमएसएमई क्लेम कर सके इजीली, ऐसी स्कीमें रन करनी चाहिए। बैंक के साथ ऐसा कोलैबोरेशन होना चाहिए जिसमें जितनी भी एमएसएमईज़ है वो अपनी ईजीली अपने जाके फॉर्म भर सके, ईजीली उसको जाके क्लेम कर सके, उसमें ज़्यादा हर्डल्स ना हो। और अगली बार जब भी वो योजना बनाए तो उसको थोड़ा और ईजी कर दे, और इस सब्सिडीज़ को जो है, जो इंटरेस्ट रेट है, उन सबको और थोड़ा कम कर दे। जी, आप बताइए। एमएसएमई का उत्थान तभी हो सकता है जब मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। ठीक है, ग्रामोथोन अच्छी चीज़ है, ग्रामोथान अच्छी चीज़ है, हाथ से काम करना अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे हम लोग एक स्केल ऑफ इकोनॉमी जिसको बोलते हैं वो अचीव नहीं कर सकते हैं कभी भी। उसको अचीव करने के लिए हमको पॉलिसीज़ ये बनानी पड़ेंगी कि एमएसएमई है जो डिसेंट्रलाइज करे, वर्कफोर्स तक हम जाएं। तो छोटे हब एंड स्पोक सिस्टम आप बनाइए, उसके तहत पूरे इंडिया के अंदर छोटे छोटे स्पोक्स के अंदर काम हो और वो हब से कनेक्ट होकर, और सेंट्रली आप प्रोडक्शन इतना बढ़ाएं कि आप पूरे दुनिया के प्रोडक्शन सेंटर बन जाएं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं पिंक सिटी जयपुर में। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बैंकिंग क्षेत्र से चलते हुए आप बताएं किस तरह की आप सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं उद्यमियों के लिए अभी इस मौजूदा सिनेरियो में। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं एमएसएमई के लिए, वो बैंक प्रैक्टिकली कर नहीं पाते हैं, करते नहीं है। जैसे 2 करोड़ की बैंकों को ये दी है कि भी माइक्रो इंडस्ट्री को 2 करोड़ तक की सिक्योरिटी वगैरह नहीं लेंगे, बट वो प्रैक्टिकली नहीं है। बहुत सारे इंडस्ट्री वालों से हम बात करते हैं, हमारे साथी भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। वो 10 लाख की तो एक बार दे दो, 20 की एक दे दो, फिर इतने पैसे ले लो। प्रैक्टिकली सीधा जो गवर्नमेंट की मंशा है वो धरातल पे आ नहीं पाती है। प्रॉब्लम है इसमें मेरी गवर्नमेंट से आपके थ्रू ये मैसेज पहुंचाने की बात है कि इसमें गवर्नमेंट इंटरफियर करे। चौधरी साहब, चलते हुए आप ये भी बता सकें, हम ये देखते हैं ये जो संभावनाएं आ रही हैं उसमें जरूरी है कि वो ब्रांडिंग पर काम करें।
एक ब्रांड किस तरह से बनाया जाता है? व्हाट गोज इनटू क्रिएटिंग अ ब्रांड? आपका अनुभव आपको क्या बताता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, और एमएसएमईज को कैसे बताना चाहेंगे कि वो ब्रांडिंग पर काम करें? तो जब से हमने हमारे व्यूवर्स की स्टोरी को एंड कंज्यूमर को बताना शुरू किया, एक ब्रांड अलग ही नेक्स्ट लेवल पे गया। और आज जितने भी जो एसएमई हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, वो केवल अपने प्रोडक्ट की स्टोरी बताते हैं, व्यूवर की स्टोरी उसमें शामिल नहीं करते। तो एक स्टोरी में जितनी ऑथेंटिसिटी है और जितना इमोशनल कनेक्ट बनाने वाले का और खरीदने वाले का होता है, वो ब्रांड एक अलग लेवल पे जाएगा। इसके अलावा उसके जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो उनकी परसीव वैल्यू भी बढ़ेगी और उनकी मांग भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। जी अजय साहब, चलते हुए दो पहलू पर आपकी राय चाहेंगे। जब हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो ये कितना ज़रूरी है कि एसएमईज भी साइबर सिक्योरिटी के लिए कदम बढ़ाएं? वो इसको इतना सीरियसली नहीं लेते और कई बार बड़े बेसिक सिक्योरिटी कंट्रोल्स ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस दौर में वो भी एक तरह से टारगेट हैं। तो एक तो इस पहलू को आप पहले बता सकें। एमएसएमई को ज़्यादा ध्यान रखने की दरकार है। वी आर लार्ज इन नंबर। एमएसएमई सबसे बड़ी एक ग्रुप है बिजनेस कम्युनिटी की इस कंट्री के अंदर, और नेचुरली परसेंटेज भी अगर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर्स अटैक होंगे। साइबर सिक्योरिटी के लिए वो इजी टारगेट भी हैं, क्योंकि जैसा आप ही ने कहा, वो सबसे कम ध्यान रखते हैं। जहाँ सबसे कम ध्यान होगा वहाँ पर अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए साइबर सिक्योरिटी को ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम डिजिटल इंडिया की तरफ ध्यान रखते हैं, ऐसे ही सिक्योर्ड इंडिया की तरफ भी हमारा थोड़ा ध्यान होना चाहिए और अपने स्टेप्स लेने चाहिए। साइबर सिक्योरिटी में हमारा इंटरनेट सिक्योर होना चाहिए, हमारे कंप्यूटर सिक्योर होने चाहिए, हमें एंटी स्पैम लगाना है, एंटीवायरस लगाना है, अटैक से कैसे बचना है, लॉग मॉनिटरिंग कैसे करना है, पासवर्ड सिक्योर कैसे करना है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ साइबर सिक्योरिटी में अवेयरनेस ऑफ एम्प्लॉयज़, जिस पे हम बहुत कम ध्यान रखते हैं। हम सोचते हैं ये मशीन लग गई है तो हमारा काम हो गया। इट इज़ नॉट ट्रू। एक कंप्यूटर में हमने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल दिया है तो हमारा काम हो गया। इट इज़ नॉट ट्रू। आपको उस सॉफ्टवेयर को डालने के बाद भी आपकी पूरी टीम की अवेयरनेस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय के पास में आप एज ए ओनर चौधरी जी के नाम से मैसेज आए कि मेरे को $50,000 भेज दीजिए, आपको भेजने हैं नहीं भेजने हैं, ये अवेयरनेस कौन बताएगा? और मेल पे आएगा वो ऑर्डर, और इन्हीं की मेल आईडी से ऑर्डर आएगा। उसमें बैंक डिटेल भी होगी, जैसे मेल आता है वैसे ही आएगा। अब वो उसको एक्शन लेना है नहीं लेना है, ये अवेयरनेस की बात है। इसमें कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकता है। इसलिए अवेयरनेस जो है हर आदमी की, हर एम्प्लॉय की बेइंतहा जरूरी है। कोई अननोन सोर्स से सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करें, किसी लालच का हिस्सा नहीं बने। इसलिए ये बात सारे एम्प्लॉयज़ को और सारे लोगों को समझानी चाहिए, और अवेयरनेस को बहुत बड़ा मुद्दा साइबर सिक्योरिटी का बना करके काम करना चाहिए। जी, और लास्ट वर्ड आपसे लेना चाहेंगे। ये इलेक्शन ईयर है, तो वोट ऑन अकाउंट जो आने वाला है, उससे कैसी उम्मीदें हैं? देखिए, मैं तो बहुत ही पॉजिटिव और बुलिश किस्म का इंसान हूँ देश के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि वी आर एज ए कंट्री, वी आर मूविंग टुवर्ड्स ए अनप्रेजेंटेड टाइम। जो सोने की चिड़िया वाली जो हमारी बात हुआ करती थी, हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और हम उससे दूर हैं डेफिनेटली, लेकिन वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि हम चाइना को सरपास करेंगे, और हो सकता है हम अगले 30-40 साल में वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बने। मैं उस बात को गलत नहीं मानता हूँ अगर हम ऐसा सोचें तो। और उसी लाइन में ही हमारे वोट ऑफ अकाउंट्स भी हमारे प्रेजेंट्स होने चाहिए। हमारा जो रिज़ल्ट है एक्सपेंडिचर का, वो हमारा बढ़ना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट का है वो बढ़ना चाहिए, और उसमें हमें बहुत ज़बरदस्त रूप से ग्रोथ भी आने वाले समय में दिखनी चाहिए। जी, तो अभी के लिए इतना ही। अमील साहब धन्यवाद, चौधरी जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर दाता आपका भी धन्यवाद। पर आप ही बने रहें, क्योंकि हमारे साथ कुछ शहर के उद्यमी मौजूद हैं। आइए अब उनका रुख करते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि उनकी तरफ से किस तरह के सुझाव हैं या कुछ प्रश्न अगर आप पूछना चाहें। जी प्लीज़। प्लग एंड प्ले मॉडल कैन बी डेवलप्ड, जहाँ पर उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और an entrepreneur go and start their production. This will save the most of the time of gestation period of the factory setup, as well as give the focus on the production and the innovation only.
जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, जिस तरह से हम आने वाली टेक्नोलॉजी एआई की बात करते हैं, इसके लिए हमारे को एजुकेशन का जो बुनियादी ढांचा है उसको बढ़ाना जरूरी है, जिससे हमारा एमएसएमई सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रोथ करे। प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जाते हैं तो एमएसएमई compete नहीं कर पाती उस प्रोडक्ट से जो दूसरी कंट्री से आ रहा है या उस प्रोडक्ट से जो बड़ी मशीनों से बन रहा है, तो एमएसएमई उस पर लैग कर जाती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन का बहुत बड़ा रोल है, गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए और मैं मानता हूं कि सेक्टर वाइज उस पर काम होना चाहिए। R&D की बड़ी प्रॉब्लम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। एक्चुअली उन्हें नहीं मालूम कि किस कंट्री में जाकर उन्हें किस प्रोडक्ट पे वर्क करना चाहिए, या एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उन्हें और कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस हैं या पॉलिसीज़ हैं उन पे वर्क करना चाहिए। सो आई थिंक गवर्नमेंट को इस तरीके के एमएसएमई को हेल्प करना चाहिए। अभी हम लोग सब जानते हैं कि एमएसएमई जो है इट्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नेशन, तो बूस्ट उसको काफ़ी चाहिए। और डेफिनेटली टाइम टू टाइम हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स आती हैं जो एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली होती हैं, बट द थिंग इज़ वो लास्ट पर्सन तक जो इंटरेस्टेड है नहीं पहुंच पा रही हैं। जो हम देख रहे हैं विलेजेस में अवेयरनेस नहीं है। आप कुछ कह रहे थे जी। ऑनलाइन ज्वेलरी का बिजनेस बढ़ाने के लिए हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ हम क्राफ्टमैनशिप को फॉलो करें और अपने कंज्यूमर्स को हम हॉलमार्क्ड और सर्टिफाइड ज्वेलरी प्रोवाइड करवाएं। और ट्रांसपेरेंसी के लिए हमें अपने प्रोडक्ट का फुल ब्रेकअप उन्हें देना होगा। आप सभी का शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। मील साहब शुक्रिया, चौधरी जी धन्यवाद, डॉक्टर डेटा आपका भी शुक्रिया। तो अभी के लिए इतना ही एसएमई एक्सप्रेस के जयपुर राउंड से। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे लुधियाना में। फिलहाल नमस्कार।